नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा वीक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 1 ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला लेक्चर आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर। पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ स्क्रीन पे। Wordsworth ode on intimations of immortality holds the view that जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है ode on intimations of immortality, ये ओड होल्ड करता है, holds the view, ये क्या व्यू देता है, क्या हमें एक झलक देता है। फर्स्ट, सोल इज नॉट एग्जिस्टेंट, मतलब कि ये हमें ये बताता है कि जो आत्मा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं, सिर्फ साइंस है, बॉडी है, आत्मा नहीं है। क्या ये वर्क कहता है? नहीं, ये वर्क कहता है कि ये वर्क ये नहीं कहता, ये कहता है सोल इज एग्जिस्टेंट। सोल इज एग्जिस्टेंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है चाइल्डहुड इज इमॉर्टल। चाइल्डहुड इमॉर्टल है? नहीं, चाइल्डहुड इमॉर्टल नहीं है, चाइल्डहुड मॉर्टल है। सो चाइल्डहुड इज मॉर्टल। क्यों मॉर्टल है? क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो मतलब इट ऑल्सो पासिस अवे, वो भी पास कर जाता है, गुजर जाता है, हमेशा नहीं रहता। सो इट ऑल्सो पासिस, वो टाइम भी पास हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज चाइल्डहुड ऑल्सो पासिस अवे। नेक्स्ट, सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। जो हमारी आत्मा है वो कहीं परमात्मा के पास ऊपर कहीं हेवन में होती है इस धरती पे आने से पहले। क्या ये बात इस वर्क में है ओड टू ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में? यस, आत्मा संसार में आने से पहले अपने स्वर्ग में ही अपना निवास करती है, बिल्कुल सच बात है। और इस वर्क में, इस पोम में ये बात मेंशन की गई है आत्मा के बारे में। सो आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। दिस मीन्स दैट द सोल एग्जिस्ट इन हेवन। जो सोल है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? हेवन में, बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट नेचर बी योर टीचर। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम टेबल स्टर्न। टेबल स्टर्न की लाइन है। दिस इज द सेकेंड पोएम। ये सेकेंड पोम है किसकी? लिरिकल बैलेट्स की। तो टेबल स्टर्न इज द सेकेंड इन नंबर, सेकेंड पोम है किसकी? लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट्स जो कलेक्शन है पोम्स का, उसके अंदर ये सेकेंड नंबर पे आती है, टेबल स्टर्न, ठीक है। एंड इट इज रिटन इन 1798। ईयर कौन सा है? 1798। नेचर इसमें बेसिकली इस वर्क में टेबल स्टर्न में बताया गया है दैट नेचर जो है दैट इज सबसे बड़ी मतलब टीचर है। नेचर सबसे बड़ी शिक्षिका है और वो अपने मित्र को किताबें छोड़कर प्रकृति में जाने का, प्रकृति को अनुभव करने का प्रेरणा देता है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने दोस्त को कि जाओ, गो आउट इन द नेचर, नेचर में जाओ, बाहर निकलो और किताबों को छोड़ो और रियल में जो है एक्सपीरियंस करो, नेचर का रियल में उसका अनुभव करो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। कौन सा इनमें से क्रिटिक है जो कहता है कि एक मैन जो है, एक पोएट, एक कवि क्या है? एक मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी कि एक आदमी से बात कर रहा है, वही वो कवि है। क्योंकि कवि क्या है? एक साधारण आदमी है, वो भी साधारण आदमियों से अपनी बात कह रहा है। तो बस एक मैन स्पीकिंग टू मैन एक कवि है। तो यही कहा गया है। तो दिस इज सेड बाय, ये किसने कहा है? दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किस वर्क में लाइन कही गई है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में कही गई है। और इसमें बेसिकली ही वांट्स टू से दैट जो कवि है वो कोई असाधारण, कोई
कोई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन नहीं है कोई भी कवि, वो भी हम लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति है, एक बिल्कुल एक नेचुरल, एक बिल्कुल सिंपल इंसान है हम लोगों की तरह। और जो जो क्या करता है, भावनाओं और लोगों के अनुभवों यानी इमोशंस एक्सपीरियंसेस को समझ के लोगों के अपनी मतलब प्रभावशाली भाषा यानी इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है। तो बस कवि क्या है, एक ऐसा साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल एक नॉर्मल मैन है, जो क्या करते हैं, जो सामान्य लोगों की भावनाओं की, कॉमन पीपल की जो भावनाएं हैं, उनके जो अनुभव है, उनको क्या करता है, समझकर क्या करता है, अपनी इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है, प्रभावशाली भाषा में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज अबाउट दिस कोट, ये कोट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उस पर। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। तो इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो पोएट्री है, जो कविता है, वो एक स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप नेचुरल, हमारी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, उनका नेचुरल अपने आप फ्लो होता रहता है। तो ये एक नेचुरल फ्लो है हमारी फीलिंग्स का, जैसे जैसे हमें फील होता है ऐसा 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 ऐसा, वैसे वैसे हम पोएट्री को रचते रहते हैं। ठीक है, तो हु सजेस्ट द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट द पोएट्री। ये थ्योरी कौन सजेस्ट करता है पोएट्री के बारे में? सो इट इज सजेस्टेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर है इसका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है, किस वर्क में ये बात कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। उन्होंने कंसेप्ट दिया है, he has given a concept of poetic diction। उन्होंने कंसेप्ट दिया है किसका? पोएटिक डिक्शन का कंसेप्ट। Okay, the concept of poetic diction that is given by William Wordsworth। ठीक है, किस वर्क में दिया है ये कंसेप्ट? लिरिक प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। सो कंसेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला है? इस कंसेप्ट में उन्होंने बोला है कि पोएट्री शुड यूज द लैंग्वेज दैट इज रियली स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। पोएट्री को ऐसी ही लैंग्वेज में लिखना चाहिए जो ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, जैसे जो भाषा ऑर्डिनरी लोग, एक स्पॉन्टेनियस थॉट्स जैसे आते जाते हैं, वैसे ही मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही पोएट्री को लिखना चाहिए। अपोज द आर्टिफिशियल बना बना के जो लैंग्वेज लिखते हैं उसको अपोज करता है वो। विलियम वर्ड्सवर्थ अपोज्ड द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने आर्टिफिशियल लैंग्वेज को अपोज्ड किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ही एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन, और उसमें इन्होंने अपोज किया है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं करो, नेचुरल फ्लो आने दो फीलिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स अकर्स द फ्रेज स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? कि अभी भी मुझे वो म्यूजिक सैड लगता है, मुझे वो धुन जो है दुखमयी लगती है, मुझे अभी भी वो सब कुछ बहुत उदासीन लगता है। तो ये बातें जो है कही गई हैं, किस वर्क में कही गई है? इट इज सेड इन टिंटन एबे। टिंटन एबे इनका वर्क है। सो इसका टिंटन एबे का फुल टाइटल क्या है? इसका पूरा टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड on a lines composed on a few miles away from Tinton Abbey। ठीक है, और ये लिखा गया है वर्क टिंटन एबे किसमें? डेकासिलेबिक में। एंड इन ब्लैंक वर्स। बेसिकली ये जो कोट है
that still sad music, this quote refers to the quite sorrowful experiences, एकदम quite sorrowful, दुख भरे experiences. किसके experiences? विलियम वर्ड्सवर्थ के. क्यों? क्योंकि जब वो दोबारा से वही उसी प्लेस पे जाता है, उसको वैसा ही क्वाइट सॉरोफुल, वैसा ही दुख फील होता है, वैसे ही इमोशंस उसको फील होते हैं जैसे उसको 5 साल पहले ट्रिंटन एबे रिवर पे विजिट करके जैसे उसे फील हुए थे. ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस. तो पहली बार वो विजिट करा था, फर्स्ट टाइम ही विजिटेड इन 1793 एंड आफ्टर 5 years. और 5 years के बाद यानी कि 1798 में वो दोबारा रिविजिट करता है एंड ही फील्स द सेम सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अगेन. दोबारा से उसको वैसा ही फील है. नेक्स्ट नंबर 6. There neither is nor can be any dash difference between the language of prose and metrical composition. So dash को में fill in the blank को भरना है. पोएट क्या कहना चाह रहा है? वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई खास मतलब क्या कोई डिफरेंस है पोइट्री की लैंग्वेज में और प्रोज की लैंग्वेज में. सो देयर इज नो असेंशियल डिफरेंस. कोई भी वो कहना चाहते हैं खास डिफरेंस नहीं है. और ये जिक्र इन्होंने अपनी बात का किया है पोएटिक डिक्शन वर्क में. और पोएटिक डिक्शन में उन्होंने ये कहा है दैट द पोएट्री शुड बी नेचुरल. उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि पोएट्री जो होती है, पोएट्री शुड फ्लो नेचुरली. ठीक है, एंड इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल rather than artificial or ornamented language. ठीक है, तो ऑर्नामेंट से सजाई धजाई लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी होती है एक ऑर्डिनरी और सिंपल लैंग्वेज. और प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, दोनों की ही सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, होनी भी चाहिए. वो ये कहते हैं कि असेंशियली दोनों की में कोई डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इन पोइट्री इज अबाउट द मीटर. मेन डिफरेंस इनमें क्या है पोइट्री और प्रोज में? पैराग्राफ मतलब सिंपल लाइंस पैराग्राफ में, और पोइट्री में क्या फ़र्क है? रिदम का. पोइट्री में एक मीटर होता है, एक रिदम होती है, जैसे म्यूजिकल रिदम होती है, वो डिफरेंस होता है मेन. तो इधर आएगा असेंशियल, दैट देयर इज नो असेंशियल. मेन उनकी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, भाषा एकदम ऑर्डिनरी और सिंपल है. तो देयर इज नो डिफरेंस इन द लैंग्वेज, देयर इज द डिफरेंस इज इन द रिदम. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी. और ये दिया किस में है? पोएटिक डिक्शन में. और पोएटिक डिक्शन किस में मेंशन्ड है? लिरिकल बैलेड्स में. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. Number 7. According to Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has, जो पोएट है वो अलग होता है. वो कह रहे हैं that the poet is different, कुछ अलग है पोएट के अंदर. जैसे हम आम हैं और जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उनके हर एक बात में एक था थई, एक रिदम, एक लाइवलीनेस, एक कुछ ना कुछ एनर्जेटिक, कुछ एंथुजियास्टिक, कुछ टेंडरनेस, कुछ अलग दिखता है एक पोएट में. सो बेसिकली मोर अ पोएट एंड अ कॉमन मैन हैज़ डिफरेंस. डेफिनेटली दे हैव डिफरेंस बिकॉज अ पोएट हैज़ मोर एंथुजियाज्म. एक पोएट में ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है. एक पोएट के पास ग्रेटर नॉलेज होती है. ठीक है, उसकी मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल होती है. ठीक है, सो इट इज बी मोर लाइवली सेंसिबिलिटी. ज़्यादा लाइवलीनेस होती है एक पोएट में एज कम्पेयर टू अ कॉमन ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट, हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट द लिरिकल बैलेड्स. किसने कोलैबोरेशन की वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड्स को एक सक्सेसफुल वर्क बनाने में? सो इट वाज एस टी कॉलरिज. एस टी कॉलरिज जो थे उन्होंने कोलैबोरेशन की थी
किसके साथ कोलैबोरेशन की थी? वर्ड्सवर्थ के साथ। दे बोथ कोलैबोरेटेड एंड मेड दिस वर्ड लिरिकल बैलेट्स सक्सेसफुल वर्क। ये जो एस.टी. कॉलरिज हमने टिक किया आंसर सी, इनके बारे में मैं बता दूं कि ही इज़ फेमस फॉर, ये फेमस थे बहुत ज़्यादा एस.टी. कॉलरिज। अगर इनका नाम आता है तो इनके साथ जुड़ता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। सो ये एसोसिएटेड हैं किससे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन से। ठीक है, टोटल इस वर्क में लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम्स हमारे पास हैं। वी हैव 23 पोम्स इन टोटल, जिसमें से 4 पोम्स जो हैं दे आर ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड रेस्ट 19 पोम्स आर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब इसे इट वॉज लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798। ये 1798 में सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था। इसे रोमांटिक एज का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इट इज़, इसको फेमस किस नाम से? मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, इसकी फर्स्ट पोएम का जिक्र करें तो वो भी इन्हीं एस.टी. कॉलरिज ने ही लिखी थी। लिरिकल बैलेट्स की जो पहली पोम है वो एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई है। ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि द फर्स्ट पोम इज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। सो और जो लास्ट वर्क है इसका वो है टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पहली और लास्ट पोम पूछी जा सकती है। पहली पोम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज एंड लास्ट इज टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच वर्ड्सवर्थ पोम्स वॉज अ पोम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो कौन सा वर्क है जिसे जो फेमस है किस नाम से? ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड के नाम से कौन सा वर्क इनका फेमस है? बताइए बेटा कि कौन सा वर्क इनका फेमस है ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड के नाम से। तो इनका जो वर्क फेमस है वो है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इसको आगे कहा जाता है सबटाइटल द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। प्रिल्यूड की अगर हम बात करें तो इट हैज़, प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं? इट हैज़ 14 बुक्स इन टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ठीक है, एंड इट वॉज रिटन इन, ये लिखा गया था प्रिल्यूड 1805 में। ठीक है, सो रिटन डेट इज 1805। पब्लिश डेट इज, पब्लिश हुआ था आफ्टर हिज डेथ। कब? 1850 में। ठीक है, तो पब्लिश रिटन डेट ये है, पब्लिश डेट ये है इसकी, आफ्टर हिज डेथ 1850 में पब्लिश हुआ। ठीक है, दिस इज द डिटेल्स। उसके बाद अगर हम मतलब एक्सकर्शन के बारे में, इनका एक वर्क था द एक्सकर्शन। ठीक है, इस ये वर्क जो था 9 बुक्स में था। और जैसे इसे कहा जाता है ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड, एक्सकर्शन को कहा जाता था डिक्लाइन ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो ये क्वेश्चन मैं इसके साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में कि ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल माइंड किसको कहते हैं? तो द प्रिल्यूड। और डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल माइंड किसको कहते हैं? तो द एक्सकर्शन को। प्रिल्यूड 14 बुक्स में, एक्सकर्शन 9 बुक्स में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So, when was Lyrical Ballads published? Lyrical Ballads was published for the first time in 1798. ये ध्यान रखना है आपको बच्चों, 1798 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। फर्स्ट पब्लिशिंग डेट क्या है इसकी? 1798। ठीक है, इसमें प्रीफेज ऐड हुआ था। सो एडेड द प्रीफेज, प्रीफेज ऐड हुआ था 1800 में। ठीक है, अमेरिका के अंदर ये पब्लिश्ड हुआ था इन अमेरिका 1802 में। ठीक है, अगेन इट वाज पब्लिश्ड, उसके बाद अमेरिका में 1802 में ये पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम 1798 में, दूसरी बार 1800 में। कब, कैसे? प्रीफेस ऐड होके, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इसमें ऐड हुआ। उसके बाद अमेरिका में 1802 में ये पब्लिश्ड हुआ 2 साल बाद। उसके बाद 3 साल बाद दोबारा ये पब्लिश्ड हुआ
सो इट वॉज री अगेन पब्लिश्ड, सो इट वॉज लास्ट टाइम ये अगेन पब्लिश्ड हुआ, लास्ट जब पब्लिश हुआ 1805 में, अगेन पब्लिश्ड. सो फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन है क्या चीज़? सो फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक अ क्रिएटिव एंड शेपिंग पावर. इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी में क्रिएटिविटी की और कुछ भी शेप करने की पावर हो, किसके अंदर? माइंड के अंदर, ऑफ द माइंड. ठीक है. नाउ अब हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है कि इमेजिनेशन को कैसा माना है वर्ड्सवर्थ ने. सो इमेजिनेशन को माना है नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड. सो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन जो है वो नोबल लिविंग एंड नोबल डीड है, यानी कल्पना जो होती है वो कहना चाहता है मनुष्य के जीवन को ऊंचा बना देती है, नोबल लिविंग कर देती है. सो इमेजिनेशन जो होती है ना हमारी, हम इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ पे हम इस तरीके के लाइफ स्टैंडर्ड्स जिए, हम इस तरीके की ज़िंदगी जिए, तो कल्पना जो हमारी माइंड की जो कल्पना शक्ति होती है वो हमें नोबल लिविंग सिखा देती है. ठीक है. एंड हमें नोबल डीड्स यानी कि अच्छे तथा महान कार्य करने की सोच देती है. हम इमेजिन करते हैं हम ये कार्य कर दें, हम ये अच्छा कार्य कर दें, तो इमेजिनेशन हमें नोबल डीड्स यानी कि महान और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है. हमें अच्छे कार्य करने के लिए अंदर से इमेजिनेशन जो है एक पावर देती है. सो इट इज़ नोबल लिविंग एंड नोबल डीड. नोबल लिविंग का मतलब क्या है? जीवन की में को ऊंचा बनाना को कहते हैं नोबल लिविंग, और नोबल डीड का मतलब है जीवन को महान कार्यों से भर देना, नोबल डीड से भर देना कहलाता है नोबल डीड्स. तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल द नॉलेज. इट हैज इमॉर्टल, इट इज एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ ह्यूमन. तो जो पोइट्री है वो पहली और आखिरी है किसकी? सारी नॉलेज का जो निचोड़ है उसमें पहली और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल, मतलब कि नॉलेज का जहाँ अंत हो जाता है ना वो पोइट्री है. पोइट्री में सब नॉलेज का निचोड़ मिलता है हमें देखने को. मतलब कहने का मतलब है पोइट्री इज एवर लास्टिंग. इसकी कहने का मतलब है पोएट क्या कहना चाहता है कि पोइट्री अमर है, पोइट्री इज एवर लास्टिंग. सो द पोएट वांट्स टू से दैट पोइट्री इज एवर lasting because it is connected with the eternal emotions. It is connected with the eternal emotions of ह्यूमैनिटी. क्योंकि ये अमर इमोशन से कनेक्टेड होती है. जो पोएट्री होती है उसमें हमें ऐसे इमोशन देखने को मिलते हैं जो इमोशंस अमर हैं, जो इमोशंस हमेशा के लिए शाश्वत हैं. ऐसे इमोशंस देखने को हमें पोएट्री में मिलते हैं. इसलिए पोएट्री एवर लास्टिंग है, हमेशा रहेगी, अमर रहेगी, और हमेशा पोएम कोई ना कोई गाना गीत सब गाते रहेंगे. ठीक है. दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट द पोएट्री. नेक्स्ट, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द पोएट्री. तो सबसे पहले जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं किस पे? नेचर पे, फंक्शन पे, कैसे नेचर है पोएट्री की, कैसे फंक्शन होता है पोएट्री का, इसके बारे में, मतलब पोएट्री के बारे में जो पूरी नेचर है उसकी फंक्शनिंग पोएट्री की के बारे में कहाँ बात की है सबसे पहले. सो वर्ड्सवर्थ ने बात की है ऑप्शन नंबर डी में, इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स. कहने का क्या मतलब है? एक एडवर्टीजमेंट थी, वो एडिशन हुई. किस में एडिशन हुई? एक एडवर्टीजमेंट वॉज द एडिड टू द फर्स्ट एडिशन. एक एडवर्टीजमेंट को ऐड कर दिया गया फर्स्ट एडिशन में जो कि 1978 में आया था.
तो उस एडवर्टीजमेंट को जब ऐड करा गया तो वो बन गई प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। 1800 में ये नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री हमें देखने को मिलेंगे, किसमें? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में हमें देखने को मिलेंगे। किसमें छपा था ये, कौन से में? पहले 1978 में था एक, उसके 2 साल बाद ये वाला आया था 1800 में, जिसमें फंक्शन पोएट्री की बात हुई, पोएट्री के फंक्शंस की बात हुई थी 1800 वाले एडिशन में, जो प्रीफेस था। 98 का जो एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, वो इनमें से क्या चीज़ कंटेन नहीं करता है? क्या उसमें 19 पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है? क्या उसमें आर्केइक स्पेलिंग्स एंड टर्म्स नहीं है? क्या उसमें नेम ऑफ ईदर पोएट नहीं है? या उसमें द इडियट बॉय नहीं है? सो बेसिकली इसमें जो है नेम नहीं है, आंसर सी, नेम ऑफ ईदर पोएट। ये जो वर्क है लिरिकल बैलेड्स, ये छपा था एनोनोमसली, यानी कि विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी नेम एनोनोमसली छपा था ये वर्क। और इसका रीज़न था कि जो पोएट थे वो ये नहीं चाहते थे कि पोम को जज किया जाए पोएट के नेम से, वो चाहते थे कि पोम को जो है पढ़ा जाए और उसकी तब मेरिट दी जाए, पोएम की तब तारीफ़ की जाए। इतने बड़े बड़े पोएट्स का नाम पढ़ के सिर्फ पोएम की तारीफ़ ना हो, तो वो चाहते थे जेन्युइन तारीफ़ की जाए पोएम की। तो बेसिकली इसका रीज़न था, बिना नाम के ये क्यों छपा था वर्क? बिकॉज दे वांटेड, जो ऑथर थे इसके विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, दे वांटेड रीडर्स, कि रीडर्स जो हैं टू जज, वो चाहते थे कि रीडर्स को वो जज करें। रीडर्स क्या? दे वांटेड रीडर्स टू जज द पोएम्स ऑन देयर ओन मेरिट। without being influenced by author's name। तो ऑथर्स के नेम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए, टू अवॉइड द इमीजिएट क्रिटिसिज्म। और वो इमीजिएट क्रिटिसिज्म को भी अवॉइड कर रहे थे कि नाम नहीं देंगे तो अगर कुछ क्रिटिसिज्म आया भी तो नाम नहीं खुलेगा। तो और क्रिटिसिज्म किसको लेके उनको डर था? कि फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल एंड सिंपल लैंग्वेज, उनकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने इस वर्क में, जिसको लेके उनको लग रहा था लोग कुछ कमेंट्स मारेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे वर्क को। उस क्रिटिसिज्म से अवॉइड करने के लिए भी उन्होंने अपना नाम नहीं छापा था वर्क पे। और जब ये वर्क हिट हुआ, ये एक इतना फेमस वर्क बन गया, तब ये ओपन हुआ कि ये इनका वर्क है। Number 16. What is the name of the river mentioned in the poem? कौन सी पोम की बात हो रही है बेटा यहाँ? Lines composed a few miles above Tinton Abbey. So इस पोम में वो पूछ रहा है कि ये जो पोम है टिंटन एबे, इस पोम में एक रिवर है, एक नदी है जिसका जिक्र हो रहा है। वो कौन सी रिवर है जो इस पोम में जिसकी बात की जा रही है? सो इट इज़ वाई रिवर, रिवर का नाम है वाई रिवर। और कौन कौन विजिट करता है इस रिवर पे? इट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। और किसके साथ विजिट करते हैं? विद हिज सिस्टर डोरोथी इन ईयर 1798। सो आंसर इज ऑप्शन बी, वाई रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। So these lines are from which poem? ये lines किस poem की हैं? No nightingale did ever chant। So the poet is टॉकिंग, ये जो पोएट है वो प्रेस कर रहा है, किसकी प्रेस कर रहा है इसमें? सॉलिटरी रीपर की सॉन्ग की प्रेस कर रहा है, कि जो लड़की है सॉलिटरी रीपर, उसका सॉन्ग नाइटिंगेल से भी ज़्यादा स्वीट है, नाइटिंगेल से भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, अट्रैक्टिव है उसका सॉन्ग। तो दिस इज पोएट इज टॉकिंग अबाउट दिस इन दीज लाइन्स। सो द पोएट इज बेसिकली, पोएट क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है
So the poet is basically comparing solitary reaper song, जो लड़की है रीपर्स, फसलें काटने वाली, द रीपर सॉन्ग किससे कंपेयर कर रहा है उसके सॉन्ग को? टू नाइटिंगेल सॉन्ग, टू सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल. सो पोएट इज सेइंग दैट जो रीपर का सॉन्ग है दैट इज एक्सेप्शनली स्वीट, वो एक्सेप्शनली अलग से ही स्वीट है, अलग से ही मधुर है कि नाइटिंगेल का सॉन्ग भी उसके आगे फील हो जाता है. सो ही इज टेलिंग अबाउट दिस. तो ये किस पोम में से लिया गया है? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉलिटरी रीपर. ये ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम. सॉलिटरी रीपर पोम है जिसमें से ये लाइन्स ली गई हैं. Which of the following works is a product of later phase of Wordsworth career? कौन सा इनमें से वर्क है जो लेटर फेज में आता है वर्ड्सवर्थ के करियर के, यानी कि कौन सा वर्क उन्होंने अपने बिल्कुल लास्ट के फेज में लिखा था? सो लेटर फेज का वर्क है द बॉर्डरर्स. और बॉर्डरर्स क्या कंसीडर किया जाता है? इट इज़ अ वर्स ट्रेजेडी. So it is a verse tragedy and it is written in blank verse. गया था किसकी रेन के दौरान, किसकी राज के दौरान? सो रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड. किंग हेनरी थर्ड की रेन, उस किंग हेनरी थर्ड का हुकूमत चल रही थी जिसके दौरान ये लिखा गया था वर्क. सो इट इज़ द बॉर्डरर्स, जिसके जो एक वर्स ट्रेजेडी है यानी पोएम फॉर्म में है, दूसरा ब्लैंक वर्स में है, और तीसरा रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड, किंग हेनरी थर्ड की रेन के दौरान. चलते हैं नेक्स्ट पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डज द पोएट एक्सप्रेस what are the theme song could have no ending? कि इस सॉन्ग में, इस सॉन्ग का थीम क्या था ये हमें नहीं पता, पर ये सॉन्ग ऐसा लग रहा था नेवर एंडिंग सॉन्ग है. मतलब ये जो गीत है, ये जो सॉन्ग है, ऐसा लग रहा था चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग सॉन्ग है. तो ये किसके सॉन्ग की बात हो रही है, किसके गीत की बात हो रही है? सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग. किसके सॉन्ग की बात हो रही है? सॉलिटरी रीपर जो लड़की है उसके सॉन्ग की बात हो रही है, रीपर सॉन्ग, विच वॉज सो ब्यूटिफुल, जो सॉन्ग इतना ब्यूटिफुल है, एंड इट वॉज सो मूविंग, वो सॉन्ग इतना ब्यूटिफुल और मूविंग था दैट द पोएट विश्ड दैट, वर्ड्सवर्थ जो है उसने क्या विश किया? द पोएट विश्ड इट वुड नेवर स्टॉप, कि काश ये सॉन्ग कभी भी ख़त्म ना हो, इट वुड नेवर स्टॉप. तो उन्होंने विश किया ये कि ये गाना कभी रुके ही ना. Which of the following poem do we get the reference of Proteus and Old Triton? So कौन सा ऐसी पोम है जिसके अंदर प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का जिक्र किया गया है? सबसे पहले इसमें ऑप्शन में है ओ टू द वेस्ट विंड. ओ टू द वेस्ट विंड किसका वर्क है? पीबी शैली का वर्क है. सेकेंड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किसका वर्क है? दिस इज द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न किसका वर्क है? जॉन कीट्स का वर्क है. एंड डेफोडिल्स किसका वर्क है? इट इज़ द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन मेन हैं, क्योंकि हमें ये सारे वर्क पता चल गए हैं कि ये पीबी शैली का है, वर्ड्सवर्थ का है, जॉन कीट्स का है, और लास्ट भी हमें पता चल गया वर्ड्सवर्थ का है. तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा वर्क है. तो इट इज़ ऑप्शन बी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. ऑप्शन बी है इसका आंसर. और इसमें किसका जिक्र हो रहा है? इसमें बेटा जिक्र हो रहा है प्रोटियस का. प्रोटियस कौन है? प्रोटियस इज अ सी गॉड. ये सी गॉड है, इज द शेप चेंजिंग,
अपनी शेप चेंज कर लेते हैं. सो ही इज अ शेप चेंजिंग सी गॉड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीक माइथोलॉजी में है ये गॉड. और ये क्या सिंबल है? इट वर्क्स एज अ सिंबल ऑफ नेचर्स पावर. नेचर्स पावर, नेचर की पावर का सिंबल है ये. ठीक है. और ओल्ड ट्राइटन एक ग्रीक गॉड है जो कि फेमस है किसके लिए? एक तो अपनी वो रेड बजाने के लिए, यानी अपनी वाइंडिंग हॉर्न बजाने के लिए. एक ऐसे लंबा सा हॉर्न होता है ना, वो बजाने के लिए वो फेमस है. सो ट्राइटन कौन है? ये ग्रीक गॉड है जो कि ब्लोइंग के, ट्रम्पेट ब्लो करने के लिए फेमस है ट्राइटन. सो ट्राइटन कौन है? ओल्ड ट्राइटन, ही इज़ अ ग्रीक गॉड. ये ग्रीक गॉड है. फेमस किसके लिए? फेमस फॉर हिज वाइंडिंग, फेमस फॉर हिज वाइंडिंग हॉर्न. वाइंडिंग हॉर्न के लिए फेमस है अपने. ठीक है. ऑप्शन है बी आंसर. So question number 21. Wordsworth's first poem, An Evening Walk, shows the influence of dash poets. यानी कि कौन से पोएट्स का इन्फ्लुएंस दिखता है इवनिंग वॉक वर्क के ऊपर? तो ये है रोजेट, रोचर, डेलीबी, ये सारे पोएट्स का इन्फ्लुएंस दिखता है इस वर्क में, इवनिंग वॉक में. ठीक है. ये इनकी फर्स्ट पोम थी किनकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. तो ये है फ्रेंच पोएट्स. तो इवनिंग वॉक पे दिखता है इन्फ्लुएंस किसका? फ्रेंच पोएट्स का. सो इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स. ठीक है. एंड इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी. ये जो वर्क है ये पब्लिश्ड हुआ था, कब पब्लिश्ड हुआ था इवनिंग वॉक? 1793 में. और ये सेलिब्रेट करता है किसको? ब्यूटी ऑफ नेचर को. ब्यूटी ऑफ नेचर. और कहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर? इन लेक district. Shows poets deep appreciation of nature's natural world. Shows poets deep appreciation. appreciation किसके बारे में दिखाता है? appreciation of natural world. Next. Question 22. About whom did Arnold write his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. So Memorial Verses की ये लाइन है, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap. मतलब वो हमें ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे हम अर्थ की लैप में प्रोटेक्टेड सा फील करते हैं. तो वो उसकी शरण में या उसके अंडर हम ऐसा प्रोटेक्टेड सा फील करते हैं. तो ये किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की. विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन तारीफ की गई है. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, जो टाइम है, द टाइम में अगेन प्रोड्यूस, जो टाइम है वो दोबारा प्रोड्यूस कर लेगा किसको? गौथे जैसे पोएट्स को. गौथे जैसे पोएट्स की जो विजडम है उसको. ठीक है. और बायरन की पावर को, बायरन्स पावर. ठीक है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर पोएट. पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा एक और पोएट को पाना. इसलिए उसकी तारीफ में ये लाइन लिखी गई है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पोएट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ विद हीलिंग एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस. जिसके पास इतनी हीलिंग पावर है, इतनी स्पिरिचुअलिटी है, ऐसे पोएट को दोबारा पाना मुश्किल है. गोथे और बायरन जैसे पोएट तो हमें दोबारा मिल जाएंगे. यानी कंपैरिजन हो रहा है गोथे और बायरन का एक तरफ, और एक तरफ विलियम वर्ड्सवर्थ को रखा गया है. तो कहा गया है गोथे और बायरन जैसे तो मिल जाएंगे, पर विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा स्पिरिचुअल और हीलिंग करने वाला कोई पोएट हमें नहीं मिल सकता. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन. It is true endowed with more lively, more dash and tenderness.
तो एक पोएट कौन होता है? एक आदमी जो आदमी से ही बात कर रहा है, यानी कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही होता है। एक पोएट भी एक इंसान ही होता है हमारी तरह। तो ये किसमें कहा गया है? सो इट इज बीइंग सेड इन हिज वन ऑफ हिज वर्क, दैट इज लिरिकल बैलेड्स में ये बात की गई है। एंड आंसर इज बी। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन और विद मोर लाइवली sensibility, and last is enthusiasm. C option. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. The above mentioned lines appear in poet sees the solitary reaper singing in the fields. पोएट देखता है solitary reaper को कि वो सिंगिंग कर रही है फील्ड्स के अंदर, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, पर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि वो किस लैंग्वेज में गा रही है। उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट उसको बस ये पता चलता है कि वो कुछ गा रही है। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉलिटरी रीपर की बात हो रही है। नेक्स्ट, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये अपीयर करता है लंदन 1802 के अंदर, और इसमें प्रेज की जा रही है इस वर्क में। ये किसके लिए बोला जा रहा है? कि तुम्हारी जो आत्मा है एक सितारे की तरह है। ये तारीफ की जा रही है, प्रेज हो रही है किसकी? जॉन मिल्टन की तारीफ कर रहे हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ, ठीक है। जॉन मिल्टन नोबल कैरेक्टर, प्योरिटी एंड ग्रेटनेस। Next, in Wordsworth Solitary Reaper, the solitary highland lass is so solitary reaper, Wordsworth की जो पोम है solitary reaper, उसके अंदर जो the solitary highland lass है वो किस लड़की को बोला गया है? एक ऐसी लड़की को बोला गया है हाईलैंड लैस, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड में रहती है लड़की, उसके लिए बात की गई है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वर्क द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ का जो फेमस वर्क है बॉर्डरर, वो क्या कैटेगरी में आता है? वर्स ट्रेजेडी, यानी कि पोएटिक लाइंस है उसकी, वर्स के फॉर्म में है वर्क। नेक्स्ट, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ रोमांटिक पोएट्री? रोमांटिक एज में जो पोएम्स लिखी गई है, पोएट्री लिखी गई है, उसकी मेन सेंट्रल फिगर कौन है? सो इट इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज की पोएट्री की सेंट्रल मेन फिगर वर्ड्सवर्थ ही है। रोमांटिक एरा की रोमांटिक पोएट्री की मेन फिगर वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट, अवर बर्थ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर्स इन, इसका क्या मतलब है? कि हमारा जीवन जो है एक स्वप्न मात्र है, यानी कि सो गए खत्म, पता नहीं आज है कल नहीं है, सपना जो सपना है सुबह उठे आँख खुली खत्म, तो हमारा जीवन स्वप्न की तरह है। ये है इमॉर्टैलिटी ओट से लिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क से। नेक्स्ट, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? कौन विलियम वर्ड्सवर्थ को मानता है कि ही वॉज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? तो दिस इज सेड बाय एस.टी. कॉलरिज, उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने उनको माना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक एवर एंड्यूरिंग मैन है। सो दिस इज सेड बाय एस.टी. कॉलरिज। यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज़। कल लेके आएंगे आपके लिए फिर दोबारा ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी टेस्ट सीरीज़। तो A1 इंग्लिश 360 डिग्री की तरफ से आज आपको नमस्कार।